गिब्स प्रावस्था नियम समीकरण, गिब्स फेस रूल इक्वेशन, F इज इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू। यहाँ C कॉम्पोनेंट है, घटक है, P प्रावस्था फेस और F स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम है। गिब्स नामक साइंटिस्ट ने ये एक इक्वेशन दी थी जिससे हम लोग स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम को बता सकते हैं। कंपोनेंट और फेस क्या होता है ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। और इस समीकरण को देखने से यह पता लगता है कि किसी भी सिस्टम में कंपोनेंट की संख्या या घटकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि का मान उतना ही ज़्यादा आएगा। और किसी दिए हुए कंपोनेंट में जितनी प्रावस्थाओं की संख्या ज़्यादा होगी उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि का मान कम आएगा। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर मान रखने पर यदि f का मान 0 आता है तब जो सिस्टम होगा वह शून्य चर या नॉन वेरिएंट। यदि f का मान 1 आता है तो तंत्र या सिस्टम एक चर मोनोवेरिएंट। और यदि f का मान 2 आता है तो द्विचर बाई वेरिएंट। एंड f का मान यदि 3 आएगा तो सिस्टम या तंत्र त्रिचर या ट्राई वेरिएंट होता है। गिब्स प्रावस्था नियम का व्युत्पन्न, डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेस रूल। अब जो गिब्स ने एक समीकरण दी थी F इजिकल्स टू सी माइनस पी प्लस टू, यह कैसे आया, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ? तो स्वतंत्रता की कोटि F को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उन चरों की कुल संख्या जिन्हें बताना आवश्यक है माइनस उपलब्ध समीकरणों की संख्या। डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट शुड बी स्पेसिफाइज माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन वी हैव यूज। तो कुल चरों मीन्स वेरिएबल तथा समीकरण मीन्स इक्वेशन की संख्या को ज्ञात करने के लिए इस सारणी को उपयोग में लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसी भी तंत्र के चरों या वेरिएबल्स के कुल संख्या जो तंत्र को पूरी तरह से परिभाषित करती है, डिफाइन करती है, वे निम्न प्रकार हैं। तो फर्स्ट है किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर, तो संख्या कितनी हो गई इसकी 1। किसी भी सिस्टम का प्रेशर, इसकी संख्या कितनी हो गई 1। और सांद्रता या मोल भिन्न, मतलब यहाँ पर बात हो रही है कंपोनेंट की, घटक की, जिसकी सांद्रता को हम लोग मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन के रूप में ले रहे हैं। तब देखिए एक सिस्टम को लेते हैं और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कोई सिस्टम लेकर के हम लोग समझ सकते हैं। मैं कह रही हूँ कि सपोज यहाँ पर 3 फेसेस प्रेजेंट है, P1, P2, P3। P1 फेस कैसी है, लिक्विड, P2 है आइस फॉर्म में और P3 है गैस फॉर्म में। इस P1 लिक्विड फॉर्म में जो है वह उसके अंदर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट C1 वाटर, सेकंड कंपोनेंट C2 सॉल्ट एंड थर्ड कंपोनेंट C3 शुगर। वाटर के अंदर इन तीनों को ऐड कर दिया तो इस P1 फेज जो कि लिक्विड है उसके अंदर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो गए। देन आइस, P2 फॉर्म जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो उस आइस के अंदर भी वाटर भी होगा, उस सॉल्ट भी होगा और शुगर भी होगा। तो उस आइस के अंदर जो कि P2 फेस है उसके अंदर भी कंपोनेंट कितने प्रेजेंट है, C1, C2, C3, वाटर, सॉल्ट एंड शुगर। इसी तरह से P3 जो कि गैस फेस है, गैस प्रावस्था है, उसके अंदर भी कंपोनेंट 3 प्रेजेंट होंगे, वाटर, सॉल्ट, शुगर, C1, C2, C3। तो ये जो वाटर है जिसका कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं C1, ये बर्फ है, इसका कंपोनेंट जो कि वाटर है वो ले रहे हैं C1। और ये जो गैस है इसका कंपोनेंट C1 जो कि वाटर है, इन तीनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है
इसी तरह से इस सॉल्ट के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। इसी तरह से इस शुगर के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। ये सिस्टम पूरा रुका हुआ है, तभी यह साम्यावस्था क्रिएट होगी, तभी यह इक्विलिब्रियम आएगा। इसके लिए 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है वह हर फेस के अंदर बराबर होना चाहिए, प्रेशर हर फेस के अंदर बराबर होना चाहिए, और केमिकल पोटेंशियल म्यू भी हर फेस के अंदर बराबर होना चाहिए, तभी यह इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। अदरवाइज इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आएगी, तभी यह साम्यावस्था की स्थिति आएगी, नहीं तो ये साम्यावस्था की स्थिति नहीं आएगी। माना ये एक सिस्टम है जिसके पास अलग अलग फेसेस हैं, फेस ए, फेस बी, फेस सी, ऐसे कुल फेसेस है इसके अंदर पी फेसेस है इसके अंदर, पी प्रावस्था प्रेजेंट है, और हर फेस में C1, C2, C3, C4, इसी तरह से Cn, ये कंपोनेंट प्रेजेंट है इसके अंदर, घटक प्रेजेंट है। और हर फेस के अंदर ये जो कंपोनेंट है, इन्होंने अपने आप को इस तरह से विभाजित कर लिया है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है कि ये आपस में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। तो हर फेस के अंदर, सारी फेसेस के अंदर ये जो कंपोनेंट है ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि ये एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेते हैं। तो इस सिस्टम को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें जो वेरिएबल्स चाहिए, जो चर चाहिए, उसमें से एक हो गया सिस्टम का टेम्परेचर 1, एक हो गया सिस्टम का प्रेशर 1, और ये जो कंपोनेंट है इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग मोल फ्रैक्शन में, मोल भिन्न में ले रहे हैं, और इसको हमको डिफाइन करना है। तो ये डिफाइन कैसे होगा? इस फेस के अंदर इसकी कंसंट्रेशन अलग होगी, इस फेस में इसकी कंसंट्रेशन अलग होगी, इस फेस के अंदर C2 की कंसंट्रेशन अलग होगी, C3 की कंसंट्रेशन अलग होगी। तो हर कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सपोज कि मेरे पास में ये एक फेस के अंदर 4 कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक प्रावस्था के अंदर 4 घटक प्रेजेंट है। तो ऐसे मेरे पास फेसेस कितनी प्रेजेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मेरे पास 7 फेसेस के अंदर, हर फेस के अंदर 4 कंपोनेंट या 4 घटक प्रेजेंट है। तो यदि एक फेस के अंदर मेरे पास में 4 कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक प्रावस्था के अंदर यदि मेरे पास में 4 घटक प्रेजेंट है, तो मेरे पास में टोटल प्रावस्था कितनी है? यहाँ पर टोटल फेस कितनी है? 7। तो 7 फेस के अंदर, प्रावस्था के अंदर कुल कितने कंपोनेंट या घटक प्रेजेंट होंगे? 28। ठीक है। तो मुझे यदि कैलकुलेट करना है कि कुल कितने घटक प्रेजेंट है, कुल कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जितने भी कंपोनेंट हैं उनको यदि मैं फेस से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तब मेरे पास में कितने अवयव प्रेजेंट है वह माना जाएगा। यदि मैं कितने फेस प्रेजेंट है और उसके अंदर कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास में कुल अवयवों की संख्या आ जाएगी। जैसे कंपोनेंट हो गए 4 और फेस हो गई 7, तो 7 4 ज़ा 28। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक टेबल मैंने बनाई थी जिसमें मुझे वेरिएबल्स को बताना है, किसी भी तंत्र को जो पूरी तरह से परिभाषित कर रहे हैं, मुझे उन चरों को, उन वेरिएबल्स को बताना है जो कि सिस्टम को पूरी तरह से डिफाइन कर रहे थे। तो तंत्र का ताप, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम 1, तंत्र का दाब, प्रेशर ऑफ सिस्टम 1, और सांद्रता या मोल भिन्न
सरलतम स्थिति के लिए यह मान ले कि प्रत्येक प्रावस्था में प्रत्येक अवयव विद्यमान है, तब C घटकों तथा P प्रावस्थाओं के लिए कुल सांद्रता पद Pc होंगे, जो कि मैं आप लोगों को अभी अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। प्रावस्था को कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा। तो Pc कुल चरों की संख्या कितनी हो गई, इन सबको ऐड कर दे, Pc प्लस 2। तो स्वतंत्रता की कोटि को बताने के लिए दो टर्म्स हैं, जिसमें से फर्स्ट टर्म को हमने डिराइव कर लिया है। उन चरों की कुल संख्या जिन्हें बताना आवश्यक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट शुड बी स्पेसिफाइज, उसका मान आ गया मेरे पास में Pc प्लस 2। अब नेक्स्ट, उपलब्ध समीकरणों की संख्या को मुझे कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ इक्वेशंस वी हैव, इसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एक सेकंड टेबल लेंगे हम लोग। ये देखिए, नंबर ऑफ इक्वेशंस, समीकरण यहाँ पर कितनी आ रही है उसको लेस करना पड़ेगा। सबसे पहले समीकरण कितनी आ रही है वह देख लेते हैं हम लोग। तो तंत्र की किसी भी प्रावस्था में मोलों की संख्या 1 होती है। यदि आपको ध्यान होगा कि मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न की यदि हम बात करते हैं, तो एक प्रावस्था के अंदर जो मोल भिन्न है उनकी संख्या 1 आती है। अब सपोज इस ए प्रावस्था में कंपोनेंट कितने हैं, 4। तो इन कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को हम लोग मोल भिन्न में या मोल फ्रैक्शन में ले रहे हैं। तो इसके लिए समीकरण क्या बनेगी मेरे पास में, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 1। हमें पता है मोल भिन्न को यदि जोड़ दिया जाए तो वो कितना आएगा, 1। इसी तरह से बी प्रावस्था के अंदर जो समीकरण बनेगी वो भी क्या बनेगी, ये ए प्रावस्था के लिए समीकरण है, बी प्रावस्था के लिए समीकरण बनेगी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 1, यदि मैं मान रही हूं कि मेरे पास में कंपोनेंट केवल कितने, 4। इसी तरह से सी के लिए भी इक्वेशन बनेगी, डी के लिए, ई के लिए जितनी फेस है उतनी ही मेरे पास में क्या बन जाएगी, इक्वेशंस बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। तो हम यहाँ पर समीकरण को कैलकुलेट कर रहे थे। तो तंत्र की किसी भी प्रावस्था में मोलों की संख्या 1 होती है। तंत्र के किसी भी फेस के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वे कितने होते हैं, 1। तो प्रावस्था 1 के अंदर x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे यदि मेरे पास में c कंपोनेंट है तो प्लस xc इज इक्वल टू 1। यदि फेज 2 की बात की जाए, प्रावस्था 2 की बात की जाए, तो अगेन x1 प्लस x2 प्लस x3, और यदि मेरे पास c कंपोनेंट है तो xc इज इक्वल टू 1। इसी तरह से ये इक्वेशंस उतनी ही बनेंगी जितनी मेरे पास में प्रावस्था प्रेजेंट है, फेस प्रेजेंट है। तो क्योंकि कुल प्रावस्थाएं फेसेस p हैं, तो ऐसी समीकरणों की संख्या, ऐसी इक्वेशंस के नंबर भी कितने आ जाएंगे, p। तो ये आ गया मेरे पास में p। तो समीकरण आ गई मेरे पास p। अब सेकंड, प्रावस्था साम्य के लिए ऊष्मा गति की शर्त यह होती है कि साम्यावस्था में g का मान, g यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी, g का मान न्यूनतम 0 हो। अतः किसी घटक के रासायनिक विभव, अतः किसी कंपोनेंट के केमिकल पोटेंशियल का मान प्रत्येक प्रावस्था में, प्रत्येक हर फेज के अंदर समान होगा। अब इसे समझते हैं हम लोग। अब केमिकल पोटेंशियल का मतलब क्या है यहाँ पर, सपोज कि मेरे पास में 2 फेस प्रेजेंट है, ये एक फेस हो गई P और ये दूसरी फेस हो गई मेरे पास में, ये एक फेस हो गई P1 और ये दूसरी फेस हो गई P2, है ना। सपोज ये आइस हो गई, ये लिक्विड हो गया, या ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया। तो अब इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है N1, इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है N2, तो वो तब तक एक दूसरे के अंदर जाते रहेंगे जब तक कि इनका केमिकल पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। केमिकल पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू से। तो म्यू 1
दोनों के जो केमिकल पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा, तब ये जो मोल्स हैं वो एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था के अंदर, एक फेज से दूसरी फेज के अंदर जाना बंद कर देंगे। इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होगा, जब इनका केमिकल पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हर फेज के अंदर कंपोनेंट के बीच में साम्यावस्था प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। तो ए प्रावस्था के अंदर इसका केमिकल पोटेंशियल बी प्रावस्था के अंदर इसके केमिकल पोटेंशियल के बराबर, मतलब कि इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से बी का जो केमिकल पोटेंशियल है वो सी के केमिकल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ पर प्रावस्थाओं को क्या लिख देती हूँ, 1 2 3 4। सपोज मैंने प्रावस्थाओं को 1 2 3 4 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्रावस्था लिख दी 1 2 3 4। तो वन फेज के अंदर जो C1 का केमिकल पोटेंशियल है μ1, वो बराबर हो जाएगा टू फेज के अंदर C1 के केमिकल पोटेंशियल के, जो कि बराबर हो जाएगा μ1 के। मतलब कि ये जो ऊपर लिखी है मैंने, ये फेसेस हैं और ये C1 के सबके केमिकल पोटेंशियल है। तो ये बराबर हो जाएंगे 3 फेज में भी और ये बराबर हो जाएगा 4 फेज में भी। तो देखिए मेरे पास में फेसेस कितनी हो गई, यहाँ मैंने ली फेसेस 4, लेकिन समीकरण कितने बन रहे हैं। अब यदि मैं केवल बात करती हूँ कि मैं 2 फेस ही ले रही हूँ, तो 2 फेस के अंदर मेरे पास समीकरण कितनी बनी, एक ही समीकरण बन रही है, ये μ1 = μ1। अब यदि मैं बात कर रही हूँ 4 फेसेस की, तो मेरे पास समीकरण कितनी बनी, इक्वल्स टू को देखेंगे हम लोग, तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 समीकरण बनी। लेकिन फेसेस कितने थे मेरे पास में, 4, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर P-1 समीकरण बनी मेरे पास में, ठीक है। किसकी बात की मैंने, सिर्फ ये एक कंपोनेंट की बात की सारे फेसेस के अंदर। इसी तरह यदि मैं दूसरे कंपोनेंट की बात करूं सारे फेसेस के अंदर, तीसरे कंपोनेंट की बात करूं सारे फेसेस के अंदर, चौथे कंपोनेंट की बात करूं सारे फेसेस के अंदर, तो मुझे यहाँ पर जितना भी कंपोनेंट का नंबर है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास में आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर 1 फेज 2 फेज 3 फेज और जितनी भी फेसेस प्रेजेंट है वो उनके केमिकल पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से ये केमिकल पोटेंशियल किसका बराबर होगा, C1 कंपोनेंट का। यहाँ पर भी 1 फेज 2 फेज 3 फेज और जितनी भी फेसेस हैं उसके अंदर केमिकल पोटेंशियल बराबर हो जाएगा C2 कंपोनेंट का, C2 घटक का। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक कंपोनेंट का सारे फेसेस के अंदर इक्वेशन देखें तो कितनी इक्वेशन आ रही है, 1 2, ठीक है। यदि मैं केवल इन 3 की बात करती हूँ तो इक्वेशन कितनी आ रही है, ये एक इक्वेशन आई और ये 2 इक्वेशन आ गई। इट मीन्स फेस कितनी है, 3, लेकिन इक्वेशन कितनी आ रही है, ओनली 2। क्लियर है। तो P-1 इक्वेशन आई एक कंपोनेंट के लिए, तो जितने भी कंपोनेंट है उसके लिए कितनी इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास में, C × P-1। तो प्रत्येक अवयव के लिए P-1 समीकरण होगी और C अवयवों के लिए C × P-1 समीकरण होगी। तो समीकरणों की कुल संख्या कितनी हुई, P हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। उसके बाद में अभी हमने देखा कि इक्वेशंस के नंबर आ रहे हैं C × P-1, तो दोनों को ऐड कर देंगे P + C × P-1।
तो समीकरणों की कुल संख्या हमारे पास आ गई है। देखिए यहाँ पर उन चरों की कुल संख्या जिन्हें बताना आवश्यक है और उपलब्ध समीकरणों की कुल संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट शुड बी स्पेसिफाइज एंड नंबर ऑफ इक्वेशन वी हैव। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट शुड बी स्पेसिफाइज, उन चरों की संख्या जिन्हें बताना आवश्यक है, उनका नंबर आ गया मेरे पास में PC+2 और उपलब्ध समीकरणों की संख्या या नंबर ऑफ इक्वेशंस वी हैव, उसका मेरे पास में आ गया है P+C इंटू P-1। तो दोनों को इक्वेशन में पुट करने पर F इजिकल्स टू PC+2 माइनस P+CP-1 सॉल्व करेंगे। PC+2 माइनस P प्लस CP-C, देन PC+2 माइनस P माइनस प्लस माइनस CP एंड माइनस माइनस प्लस C। तो CP एक प्लस CP माइनस CP कैंसिल, तो आ गया मेरे पास में 2 माइनस P प्लस C। तो F इजिकल्स टू C माइनस P+2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो समीकरण थी, जो इक्वेशन थी, उसका डेरिवेशन इस प्रकार से आप लोगों के सामने है। और यही प्रावस्था नियम है, यही फेस रूल है।